जी अपनी सीट पर जीत रही है। अच्छा ब्रिजेश जी, चूंकि हम समाजवादी पार्टी का जब जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी के गढ़ उत्तर प्रदेश में, और वहां से अगर अपनी सीट ना बचा पाए तो ये बड़े अस्तित्व पर सवाल करेंगे, साथ ही साथ राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े करते हैं। अगर कन्नौज से अखिलेश यादव बाय चांस अगर हारते हैं तो सीट बचा लेते हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव जो नेताजी की सीट पर जीती और उस जीत को क्या बरकरार रख पाएंगी। मैनपुरी सीट का मैं जिक्र कर रही हूँ, डिंपल यादव की कुंडली क्या कहती है? देखिए, सबसे पहला नंबर, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो वो अपने इमेज पर नहीं बने। पहले आपको बता रहा हूँ रचना जी, वो अपने पिताजी के इमेज पर बने हैं मुख्यमंत्री। जब इंसान स्वयं आता है रण क्षेत्र में, उसको पता चलता है कि मैं कितना पानी में हूँ, गहराई में मैं कितना हूँ। आज उनको पता चल रहा है, जब उनके पिताजी नहीं पता चल रहा है कि उनको मैं कितने कहाँ तक हूँ, अभी किस जगह हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो इसलिए इंसान को जातक को अगर पुश्तैनी चीज़ मिल जाता है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते ही हैं, सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं कुछ शहजादे, तो कुछ शहजादों ने ऐसे पुश्तैनी चीज़ें पा गए हैं। तो बीजेपी के भी कई लीडर्स हैं जिनके बच्चों को अब टिकट मिला है और अब उन्हें अच्छे मौके मिल रहे हैं। तो वो भी बता रहा हूँ आपके बारे में, उस पर भी आपका जा रहा हूँ। तो उनसे भी जा कर के देखिए, वो क्या जनता जनार्दन से क्या जुड़े रहते हैं क्या। ज्योतिष की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ आपसे, ज्योतिष के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, क्या क्या उससे जुड़े रहते हैं। उनके पास आप कोई काम लेके जाइए, क्या वो करते हैं आपके? सुनते ही नहीं। वो 5 साल तक दिल्ली में ही बैठे रहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं जाते हैं। उनको लोग खोजते हैं, फिर बाद में आप ही के चैनल जैसे रचना जी, आप ही लोग बताती हैं कि वहाँ पर नोटिस चिपका दिया जाता है कि ये यहाँ से लापता सांसद साहब, लापता मंत्री जी। तो ऐसे लोग हमारे देश में हैं, तो क्या करेंगे भला। तो इसके लिए एक आदमी सिर्फ नहीं कर सकते, देश में अनेकों मोदी जी पैदा होना पड़ेगा इस देश को आगे ले जाने के लिए। अब अनेकों मीन्स हमारे जितने हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सबको देश को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ना कि चलिए ठीक है आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होता है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ 1 लाख, अब पता चला पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे आप लोग। अभी मोदी जी मान लीजिए आप तीसरी बार शपथ लेंगे, जहाँ अभी फिर पार्लियामेंट चलेगा, रोड पर विपक्ष आ जाएगा, पार्लियामेंट का घेराव करेगा, आपका तो काम है विपक्ष का सवाल कुल मिला कर करके इसीलिए हमारे देश का विकास भी कहीं रुक जाता है और फिर होने नहीं देते हैं कोई कारोबार। क्योंकि आपने विकास का जिक्र किया प्रमोद जी, ऐसे कई वोटर्स से चुनाव के दौरान मेरी बात हुई जो कहते थे, जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होता था, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते थे बीजेपी के ये कैंडिडेट है, भरोसा हमने दिखाया था, काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी हम वोट बीजेपी को देंगे मोदी के नाम पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें भरोसा है। उनके कैंडिडेट भले ही काम ना करे, लेकिन देश के नेतृत्व में किस पर भरोसा करना है, किस चेहरे के लिए हमें आगे बढ़कर वोट करना है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए चूंकि हम बड़े चेहरों को लेकर बात कर रहे हैं, मथुरा से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हेमा मालिनी है, मशहूर अभिनेत्री भी हैं, लेकिन अब तो बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, इनफैक्ट स्टार प्रचारकों में उनकी गिनती होती है। मथुरा लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, लेकिन जब चुनावी भाषण हो रहे थे या फिर जब उनसे मीडिया रिएक्शन ले रही थी, तो उनका कहना यह था, जो काम मैंने अब तक नहीं किए, अब अगले 5 साल में बहुत से बड़े काम करने हैं। कुछ फीडबैक ऐसे भी रहे कि जो उम्मीदें लोगों को थी उस तरीके से उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई या उस तरीके से काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने भरोसा फिर भी दिखाया और एक बार फिर से लोग भरोसा दिखाने के लिए तैयार हैं। एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, हेमा मालिनी जीत रही हैं एक बार फिर से मथुरा लोकसभा सीट। प्रमोद जी बिल्कुल, जिस तरह से चर्चा की आपने कि कोई कैंडिडेट जो भी होता है लोकसभा का, और कुछ लोग कहते हैं भाई इन्होंने पूरा 5 साल काम नहीं किया है, इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे या इन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे इनके लिए। लेकिन मोदी के नाम पर दे रहे हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, यहाँ क्या होता है, विचारधारा होती है एक निजी जीवन पर, निजी स्वार्थ पर, परिवार पर, गाँव पर, डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट पर, फिर देश पर। यहाँ जो विश्वास है वो देश पर है। यहाँ ये नहीं है कि हाँ इस व्यक्ति ने काम किया कि नहीं किया, ये इस पार्टी का है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ जो विश्वास है वो देश पर है। देश हित में लगभग 10 सालों से क्या हो रहा है, राष्ट्र कल्याण के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सबकी दृष्टि है, जो जन जनार्दन की दृष्टि है, जो पॉजिटिव लोग हैं, सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, देश के भविष्य को चुनने वाले लोग हैं, देश के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इनकी जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो 10 साल से देख रहे हैं कि क्या हो रहा था,
क्या लगभग पिछले कई सालों से 60-70 सालों में क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है जो कि कभी नहीं हुआ था, वो इन 10 सालों में वो निर्णय लिए गए, वो कुछ काम हुआ ऐसा जो कि नहीं संभव ही नहीं था कि कोई पार्टी या कोई नेता कर पाएगा। आज वो काम हुए, तो वो विशेष एक नाम है, विशेष एक दल है, विशेष एक व्यक्ति है जिनके नाम पर वो लोग उस कैंडिडेट को न दे करके उनको देते हैं जहां से देश विश्व में अपना नाम कर रहा है, वहाँ देश विश्व गुरु बन रहा है। जब वोटर्स लाइन लगाए होते हैं और इंडिया न्यूज की टीम जब पहुंचती है तो सीधे पूछ लेती है ऋतु जी कि नाम पर वोट देंगे या काम पर वोट देंगे, तो बहुत से लोग कहते हैं भाई मोदी के नाम पर हम वोट देंगे या फिर दे रहे हैं, वो बिल्कुल सकुचाते नहीं है कहते हुए। हेमा मालिनी को लेकर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? कुंडली बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रमोद मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बात कही कि कभी कभी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बली होता है कि उसके नाम पर ही वोट दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी अगर पर्सनल कुंडली, जहाँ से जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जो कैंडिडेट खड़े हैं जिस सीट से, उनकी कुंडली भी मायने ज़रूर रखती है। अगर उनकी कुंडली में कोई योग नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्यक्ति विशेष के नाम पर भी वो जीत सकते हैं। वो वहाँ पर ये स्थिति थोड़ी सी विषम होगी। अगर हम हेमा मालिनी की कुंडली पर नज़र डालते हैं तो इनकी कुंडली भी बहुत अच्छी है, तभी अभी तक बनी हुई है और अभी भी जीतती हुई नज़र आ रही है मथुरा सीट से। ये अलग बात है कि बीजेपी का गढ़ है मथुरा, तो वहाँ से जीतना अवश्य संभावी भी है। इनकी जो कुंडली है वो तुला लग्न की है। अब देखिए इनकी कुंडली में ना जो एक खास बात है वो है कि इनका लग्नेश और भाग्येश दोनों ही बली है। जब भाग्येश लग्न में बैठ जाता है, यहाँ पर बुध है इनका भाग्य भाव का स्वामी और वो लग्न में है, तो ये भाग्य से, अभी यही बात हो रही है कि किसने कितना काम किया अपने कार्यकाल में, तो अपने कार्यकाल के दौरान नहीं लगता मुझे कि कोई ऐसा कार्य, बड़ा कार्य में मालिनी जी ने किया जिसको याद रखा जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि भाग्य भाव इनका बहुत बली है, प्रबल है, इस वजह से ये दोबारा भी जीतती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम देखें ग्रह गोचर की भी बात करें तो इनके पंचम भाव में भी शनि का गोचर चल रहा है, तो जनता का भी सपोर्ट, चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों ही, चतुर्थ भाव में फिर अभी जब शनि वक्री होंगे तो फिर इनके जब मकर राशि में शनि आएंगे तो चतुर्थ भाव इनका फिर प्रबल होता नजर आ रहा है। तो ये जून से लेकर नवंबर का समय भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे चंद्रमा इनके छठे भाव में है और सबसे बड़ी बात वाणी भाव में इनके मंगल है, इसलिए इनकी वाणी से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इनको कब क्या बोलना है, कभी कभी बहुत रूड भी हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मनस्थिति समझ नहीं पाती जनता की। लेकिन क्योंकि भाग्य भाव प्रबल है और यहाँ पर नाम मोदी जी का है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी जी का नाम है बीजेपी के साथ, इसलिए इनको वोट मिलना तय है। सुनील दत्त जी, जब हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आए भी, लेकिन फिर सरेंडर कर दिया। अब उनका भविष्य क्या है, कुंडली क्या है? हालांकि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने बार बार सपोर्ट किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो काबिज हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं और ये परेशानियां कितने लंबे वक्त तक रहेंगी। और अरविंद केजरीवाल की कुंडली के हिसाब से उनका भविष्य क्या कहता है, कुंडली का सपोर्ट क्या कहता है? जन्म हुआ था उनका 16 अगस्त 1968 को और जो समय है वो रात 12:30 बजे का बताया जाता है। देखो जी, जो मेरे पास समय है इनका 11:46 है रात का। तो इस समय इनको जो शनि की महादशा चल रही है और शनि इनका राजयोग कारक भी है, लेकिन राजयोग कारक होने के बावजूद भी शनि द्वादश स्थान पर नीच राशि का अपना डेबिलिटेटेड होने से, और जब से ये शनि की दशा चली है 19 अगस्त 2020 से ही ये परेशानियों में घिरे हुए हैं। जैसे अपना शनि में शनि का अंतर समाप्त होगा, इनको 22 अगस्त 2023 में शनि से शनि समाप्त हुआ था। अब शनि में बुध का अंतर और बुध का ही प्रत्यंतर है, और शनि इनका जो नीच राशि का होने से इनको 19 साल की दशा तक, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं पार्टी ना डिसॉल्व हो जाए, पार्टी ही ना समाप्त हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, तो क्या करूँ, दशा ही ऐसी लगी हुई है। अच्छा, मतलब 19 साल अगले उनके परेशानी भरे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? जी हाँ। गिरीश जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? शनि राय दरबार के बाप का मालिक है ना, राय से लेकर। बहुत सही कह रहे हैं। हाँ, अभी संभवतः आम आदमी पार्टी ही समाप्त ना हो जाए। अच्छा। हाँ। लेकिन दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। फिर ऐसे इंडिकेशंस क्यों आपको नजर आते हैं? ठीक है, जो चुनाव जब हुआ था दिल्ली का, विधानसभा का या नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस समय परिस्थितियाँ अलग थीं। हाँ। ग्रह गोचर अपने राशि में भ्रमण करते रहते हैं, उन ग्रहों के आधार पर अगर विश्लेषण किया जाए अरविंद केजरीवाल का, तो संभवतः पार्टी ही कहीं ना समाप्त होने कगार पर पहुंच जाए।
ऐसी उनकी दशा चल रही है। अच्छा रितु जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो लोकसभा इलेक्शंस का माहौल है, फिर उनका जेल जाना हुआ, या फिर आगे ये परेशानी कब तक और कितनी बड़ी है ये हम तो नहीं जानते, ये कानून बेहतर जानता है, लेकिन कुंडली क्या कह रही है? बिल्कुल, कुंडली जैसा अभी बताया हमारे मित्र ने कि देखिए शनि की महादशा चल रही है और बुध का अंतर चल रहा है। शनि 12वें भाव में नीच का होकर बैठे हैं, वो भी चंद्रमा के साथ, तो कहीं ना कहीं विष योग भी उत्पन्न हो रहा है। और 12वां भाव हम जानते हैं कि थोड़ा लीगल इशू, जेल यात्रा इनका होता है, तो अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये तो मैं नहीं कह सकती कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, 2026 तक मुझे केजरीवाल जी की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं दिख रही है। तब तक परेशानियां, बाधाएं और इनको समस्याएं होती रहेंगी। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली वाकई में बहुत अच्छी कुंडली है, खराब हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, ग्रह गोचर है, वो बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा अरविंद केजरीवाल जी को। अब देखिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग अपने आप में कितना शुभ मानते हैं हम, 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं जिनकी दृष्टि 10th हाउस पे है, तो ये भी अपने आप में, इसीलिए इन्होंने इतने समय तक बहुत अच्छा दिल्ली पर शासन किया, मुख्यमंत्री रहे। और अभी स्थिति बहुत खराब हो गई है। मंगल भी इनका आप देखिए तो 3रे भाव में नीच का है, और जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो हम कहते हैं कि बलाबल है, जो ताकत है, वो विषयोग बना रही है चंद्रमा, उसके लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो अभी इनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है और ये परेशान है, लेकिन पार्टी समाप्त होगी ऐसा कोई अंदेशा मुझे नहीं लग रहा है। समझा दीजिए, विषयोग मतलब क्या, विष पीना पड़ेगा, नहीं, परेशानियां और उठानी पड़ेंगी? जब भी देखिए चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा के साथ जब भी शनि का गोचर होता है, शनि बैठते हैं, तो वो विषयोग का कारक होता है। विषयोग मतलब उस भाव से संबंधित परेशानियां। तो यहाँ 12वें भाव में क्योंकि बन रहा है, तो 12वां भाव लीगल इशू, बार बार इन पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, बार बार इनको इस तरह की स्थिति बनती है कि कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में उलझना पड़ता है। तो वो स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर विष पीने का मतलब है उस भाव से संबंधित जो फल है उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर अभी जो स्थिति चल रही है, नीच का शनि है इनका और बुध की अंतर्दशा, वो इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। विषपान तो भगवान शंकर ने भी किया था, लेकिन इंसान अलग है, भगवान अलग है, मानसिक स्थिति बहुत विचलित हो जाती है। और इंसान की एक होता है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि स्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपने जिक्र किया है, तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी जो खांसते हैं उनको लेकर जो मीम्स बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनका 12वें भाव में है, तो खांसी की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से इनको ये दिक्कत है। और इनकी हेल्थ वाकई में खराब है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से इनका स्वास्थ्य खराब है। जी जी बोलिए। दो पत्री के बारे में आपको विश्लेषण पहले हमारे अच्छा, दोनों चीजों पे बताइएगा, अरविंद केजरीवाल की कुंडली और जैसे अभी 2 एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही डिसॉल्व हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे ले रहा हूँ। सबसे पहला नंबर वृषभ लगन की पत्री और वृषभ राशि। अब शनि गोचर कहाँ कर रहा है? सबसे पहला नंबर देखिए शनि की दशा, जैसे आचार्य जी बताए, शनि का भी इनका दशा महादशा चल रहा है और शनि का अंतरदशा निकल चुका है। अंतरदशा इसमें बुध का, शनि इनके कर्म क्षेत्र में ही चल रहा है, गोचर कर रहा है अभी। वहाँ से तीसरी दृष्टि, 1 2 3, तीसरी दृष्टि जो पड़ रहा है जेल भाव पे ही पड़ रहा है। शनि का 3 दृष्टि है देखने का अपना, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि जो है जेल भाव पे ही पड़ रहा है। अब ऐसे जातक के पत्री में मंगल जो है, मंगल इनका नीच का है, अस्त है। बुध इनका जो बाणी भाव का मालिक है वो भी इनका अस्त है। अब सबसे पहला नंबर कि जब जिसका बाणी बुध ही अस्त हो, तो एक प्रकार से इम्प्रेस बोले इंसान को लगे, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लोगों को दिल को खींच लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं अपने तरफ से, तो ऐसे इनके अंदर भाव नहीं है। लेकिन इमोशनल भाषण तो उन्होंने खूब दिए। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को कि आपका बेटा, आपका भाई जेल चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों की फिक्र मुझे रहेगी, मेरे पीछे मेरे बूढ़े माँ बाप का आप ख्याल रखिएगा। वो तो कल भी अभी जाते जाते हम हनुमान जी महाराज का दर्शन किए, आशीर्वाद लेना कौन सा गलत है? उसके बाद जाकर करके महात्मा गांधी जी के परिक्रमा लगाए उनको, बट ये तो अच्छी बात है ना। उसके बाद जाकर करके फिर इमोशनल भाषण के आप क्या बोल रहे हो, ऐसी चीज बोलिए जो लोग कि हाँ ये सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। एक तो चोरी, दूसरा सीना। लेकिन इमोशनल भाषण कौन नहीं देता बताइए? पीएम मोदी भी तो मंच से कहते हैं कि विपक्ष मुझे गाली दे रहा है, मेरा बचपन जो है वो अभावों में गया है, मैंने चाय बनाई है, मैंने चाय के कप धोए हैं, ये सब चीजें तो हैं और आम लोग कनेक्ट भी करते हैं। वो सारी चीजें हैं, बात आपकी सब ठीक है, लेकिन जब शनि नीच का दशा ही ऑलरेडी चल रहा हो, मतलब कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल जी, इनकी पत्री अभी शनि की नीच की महादशा चल रहा है, नीचत्व वाला काम ही कराएगा। केमिकल, लिक्विड, सारी बात छोड़िए, आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, सब यहाँ पर ज्योतिषाचार्य बैठे हुए, शनि की महादशा चल रहा है और कब से चल रहा है? 2020 से। ये फंसे कब से? 2020 से ही फंसे। शनि क्या है? केमिकल है,
लिक्विड है, तरल पदार्थ है। किस चीज में ले गया इनको? दारू की चीज में ले शराब गया। घोटाला। तो ऐसे शनि क्या करा है? उल्टा सीधा ही तो काम करा है ना। जब जिस भी जातक की पत्री में नीच ग्रह आएगा वो नीचत्व ही काम कब कराएगा। तक है ये परेशानी? ये परेशानी इनको 2039 तक रहेगा, बहुत लंबा टाइम है। क्योंकि ये दशा जो है इनका 19 साल की महादशा है। आया कब है? 2020 से आया हुआ है। और शनि में, शनि अभी प्रेजेंट टाइम इनका भी निकल चुका, बुध है और बुध अंतरदशा बुध का है, प्रत्यांतर इनका शुक्र है। तो अभी शुक्र इनको जो है अभी जो 20-25 दिन का पैरोल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चलो जाओ बाहर प्रचार कर लो। अब थोड़ा इनके लिए जब तक शनि अभी गोचर करेगा प्रेजेंट टाइम में कुंभ राशि में, अपने राशि में रहेगा, तब तक इनको निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये सारे ज्योतिष भाइयों भी बैठे हुए हैं और करोड़ों ज्योतिषी हैं। यानी आप कह रहे हैं परेशानी अभी लंबी है और ये लंबे टाइम तक खिंचेगी। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, अभी चूंकि चुनावी ये दौर चल रहा था, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, इमोशनल संदेश फिर से आया जिसमें ये कहा गया कि मेरा पिछले कुछ दिन में 6 किलो वजन घट गया है और ये इंडिकेशंस हैं किसी गंभीर बीमारी की तरफ। डॉक्टर्स ने कहा है चेकअप करा लें, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो क्या कुंडली इशारा ये भी कर रही है कि कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? हालांकि अमूमन नेता जब जेल जाते हैं तो वजन उनका घटता है, इससे पहले भी देखा गया है। बिल्कुल, जो कारागार शब्द है या जेल शब्द है होता इसीलिए है कि वहाँ पर उसका एक हिंदी का शब्द है, वो नाम है सुधार गृह। बाहर बिगड़े हुए हो वहाँ ले जाओ, सुधार दो। तो वो सुधार गृह नाम इसलिए कि बाहर जितनी भी कमियाँ आपकी हुई हैं या हो रही हैं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो भी आप कर रहे हैं, तो सुधार गृह वहाँ पर गए इसलिए हैं कि वहाँ पर उनको सुधारा जाए, सुधार करके दोबारा वापस लाया जाए। जैसा कि महाराज जी भी कह रहे थे, ब्रजेश जी, उधर सुनील जी ने भी बताया ग्रहों के बारे में, कुंडली के बारे में। ग्रह ऐसे चल रहे हैं, 2020 से चल रहे हैं और निरंतर लगातार उसका प्रभाव उनके जीवन काल पर पड़ रहा है और पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। बीच में आए एक चुनावी दृष्टि थी कि हाँ बीच में आए, उधर कुछ ग्रहों की अंतर्दशाएँ थी जिनकी वजह से बाहर आए, दोबारा वो अंदर पहुँच गए। रही बात इमोशनल की, तो एक स्क्रिप्टेड प्लान होता है, ये लगभग सभी के लिए होता है। हाँ, कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, लिख करके बोली जाती हैं, दिखाई जाती है कि हाँ ऐसा है। लेकिन अब फिर देखिए कि वाणी दोष में वो ताकत है, वाणी दोष में वह ताकत है कि व्यक्ति बेशक लिख करके बोल रहा है या कुछ भी लिख क्या बोल रहा है, समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो अपने आप लोग देख ही रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव ये था कि जब 2020 से आए तब से इन्होंने वो काम किया जो कि नहीं करना चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो कि भारत की राजधानी, विश्व में भारत का नाम है, उसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर के यहाँ पर तो आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पर देश के लिए, समाज के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फंसे कहाँ? ये बहुत सारी बातें होती जो ग्रहों से भी संबंधित हैं, समाज से संबंधित हैं, लेकिन इमोशनल की जो स्थिति होती है वो जगह चलती नहीं है कि हाँ क्या चले क्या नहीं चले, वाणी कहाँ ले जा रही है, ग्रह कहाँ ले जा रहे हैं। तो ग्रहों का प्रभाव पूरा जो है रचना जी काम करता है, पूरा ही काम करता है, वो कर भी रहा है। आप देख रहे हैं कि जो महाराज जी ने बताया कि 39 तक प्रभाव है वो रहेगा। और यहाँ तक जैसे सुनील जी को भी सुन रहा था, सुनील जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, इनके पंचांग भी निकलते हैं, मैं अध्ययन भी किया मैंने, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। इनकी गणना बता रही कि हाँ शायद आम आदमी पार्टी आगे आने वाले समय में शायद निष्क्रिय हो जाए, यानी समाप्त भी हो जाए। बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, संभव है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना का आपने कर्म की प्रधानता की थी मोदी जी के बारे में, तो कर्म की प्रधानता यहाँ भी तो चल रही है जहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो कर्म की प्रधानता यह है कि आगे आने वाले भविष्य में ये पार्टी भी निष्क्रिय हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि वहां भी कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व से राखा, विश्व कही राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वहां की प्रधानता यही रही है कि हमने बताया कि धर्मेण हन्यते व्याधि यतो धर्मस ततो जया। जब आदमी धर्म के साथ नहीं है, राष्ट्र के साथ नहीं है, तो उसके कुछ दिन बाद अन्यायोपार्जितम धन्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे मूले नये विनश्यति। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके धर्म के साथ नहीं, राष्ट्र के साथ नहीं? अभी इसी चुनावी दौर में प्रियंका गांधी के कई ऐसे भाषण थे जिससे दिल भी पसीज रहा था, आंखें नम भी हो रही थी। राहुल गांधी ने भी ऐसे कई भाषण दिए अपने पिता को लेकर, अपनी दादी को लेकर, और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को लेकर। और आज देश से क्या प्रेम है, देशवासियों से क्या प्रेम है, इस बात का जिक्र किया है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं ना धर्म से कोई लगाव है, ना मैं वही आना चाहता हूँ, वही आना चाह रहा था। आप बताइए कि 2019 के चुनाव के बाद इधर जो 2024 का चुनाव हुआ, बीच में किसी मंदिर में गए लोग? क्या दोबारा जनेऊ पहना इन्होंने? किसी में कहीं पर आप कोई वीडियो देखी, वीडियो तो लगभग आपके माध्यम से देखने को मिल जाती है हम लोगों को, किसी भी मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक का नियम क्या होता है, अभिषेक का तरीका क्या होता है, पता ही नहीं ABCD उनके बारे में। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म हृदय से होता है, मन से होता है, ज्ञान से होता है, धर्म की जानकारी शुरुआत से होती है।
स्क्रिप्टेड प्लान से नहीं होती। तो यहाँ पर शुरू से लोग धर्म का कहाँ जिक्र रहा है, ये है कि हाँ हिंदुस्तान है, अब चुनावी माहौल है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, बहुत है, तो ये हमें वोट कैसे लेना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमें इनका आकर्षण करना है इनकी तरफ। यहाँ पर दिखावे से काम नहीं होता है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, जो चेहरे पर झलक होती है, कर्म में झलक होती है, चाल चलन में झलक होती है। चीज़ें कहाँ हैं? चुनाव के समय चुनाव का जब प्रचार करना हुआ तो हम मंदिर भी जा रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे जो है काम कर रहे हैं जो कि हाँ हिंदू के पक्ष में होना चाहिए, वोट के पक्ष में होना चाहिए। इसके बाद तो हम सब भूल जाते हैं, हमें पता नहीं था जनेऊ क्या होता है, महत्व क्या है, पूजा क्या होती है, अभिषेक क्या होता है, रुद्राभिषेक क्या होता है, देवी देवता क्या होते हैं। इसके बाद तो हम उनका फिर बुराई करने लगते हैं। धर्म इसे कहते हैं क्या कि देवताओं की बुराई करो, देवताओं को उनका अपमान करो या कराओ, तो धर्म इसे थोड़ी कहते हैं। धर्म जो है एक धारण करने का विषय है। बताइए कहाँ से धर्म धारण करते हैं सही लोग? बात है, धर्म तो धारण करने जी। का विषय है, उसे दिखावा तो किया नहीं जा सकता। हो सकता है कैमरे के सामने ना किया हो सकता है कैमरे के पीछे से किया हो, कैमरे के सामने सारी चीजें आ जाएं, ये जरूरी नहीं है। और देश के लिए काम करने की, अच्छी विचारधारा की और अच्छी सोच की भी जरूरत होती है। और आप में से कोई भी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसी, चूंकि हम न्यूज इंडस्ट्री में हैं, ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं कि फला जगह के, फला मंदिर के, फला पुजारी ने ऐसा गलत काम किया है। ये मैं आपको किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक पंडित, एक पुरोहित जो सबसे ज्यादा ध्यान साधना में, सबसे ज्यादा मंत्रोच्चार में, वो क्रियाकलाप में रहते हैं, लेकिन वहां भी मंदिरों के भीतर छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ गलत हो जाता है। इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैं ब्रिजेश? बिल्कुल कहूँगा रचना जी, ऐसे अगर कहीं भी हुआ हो, इस चोले को पहन करके, इस चोले को पहन करके ब्राह्मण न हो करके दूसरे लोग अगर ये करेंगे, तो आज मैं गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरा विश्व को कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के समस्त मंदिर के पुजारियों को भी कहना चाहता हूँ, भाइयों इस चोले में आप जाइए, जिस मंदिर में आप, तो हर इंसान पहन जाइए, देखिए क्या है। कोई यादव जी बैठे हैं, कोई ठाकुर जी बैठे हैं। जब ब्राह्मण अगर वेदस्व वेद रूपायाम नित्यार्थ वर्जित, अगर ब्राह्मण अगर वेद पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है, ब्राह्मण के घर में अगर जन्म ही ले लिया है, उसके अंदर संस्कार रहेगा ब्राह्मणत्व वाला। अब जो कुल में, यादव के कुल में, अखिलेश यादव की बात कर देता हूँ आपके सामने। यादव कुल में जन्म लिए, कृष्ण भगवान के ही दर्शन करने के लिए मना करते हैं, राम जी का दर्शन करने के लिए मना करते हैं। आज पूरा विश्व राममय है। आज क्यों मोदी लोग चिल्ला रहे हैं? आप ही क्यों मोदी कह रहे हैं? क्यों मोदी अंदर से निकल रहे हैं? अच्छा, चूंकि आज आपने एक मिनट एक मिनट आपसे लेंगे, बात ज़्यादा नहीं लेंगे। इसलिए जब चोला पहन लेंगे धोती कुर्ते में, उनको 100, 200, 50 रुपए की लालच आ जाता है कि हम मंदिर में सेवादारी करेंगे। जो अगर ब्राह्मण होगा सेवादार नहीं बनेगा। कुछ मंदिरों में आप जाकर के देख लीजिए, सेवादार जो हैं अदर कास्ट ही हैं, जो गलत स्टेप उठाते हैं और बाद में जैसे मछली गंदी होती है, तालाब को गंदा करता है, उसी तरीके सारे ब्राह्मण पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आज आम हो या खास हो, धर्म को धारण करने वाले हो या नहीं धारण करने वाले हो, आपके सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आज हमारे महामंडलेश्वर बहुत सारे बने हुए हैं। आज मैं किसी का नाम विशेष नहीं लेना चाहता हूँ, आप भी जानती हैं। ऐसे ऐसे जो जेल के सलाखे के पीछे भी है। बिल्कुल। क्या है आपको पता? कोई क्या ब्राह्मण है? आसाराम बापू जी क्या ब्राह्मण है? दाती जी महाराज क्या ब्राह्मण है? मेरे लिहाज से कर्म सबसे बड़ी पूजा है। अच्छा, चूंकि टाइम कम है, मैं सुनील दत्त जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। चूंकि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा जाकर के किसी चूंकि आपने भगवान राम का जिक्र किया, और सुनील दत्त जी ने बहुत से देश के ही नहीं विदेशों के भी ऐसे नेता हैं जिनको लेकर भविष्यवाणी की, चाहे वो जो बाइडेन हो, पीएम मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी, प्रकाश सिंह बादल को लेकर भी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, साथ ही राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, ये तमाम वो नाम है जिनको लेकर आपने भविष्यवाणी की है। और ये जो पेपर मेरे हाथ में है, जो आपका ये लेख भी है, आप कह रहे हैं भगवान राम की कृपा से 44 सीटों का लाभ हो सकता है इस बार बीजेपी को। बताइए जी मेरे मुताबिक तो 543 सीटों में से 338 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी उनके सहयोगियों के साथ। तो श्री भगवान राम जी की कृपा से 44 सीटों का अतिरिक्त लाभ होगा और 382 सीटें कल डिक्लेयर होगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 100%।
382। मैं ये आंकड़ा लिख कर रख लेती हूँ, याद कर लेती हूँ। याद मैं क्या कल कर- जब रिजल्ट आएगा मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर जितने नेताओं का जिक्र किया है और इनके नाम के आगे इनकी सीट को लेकर, इनके भविष्य को लेकर जो आपने प्रिडिक्शन दिया था उसमें आपने सब में लिखा है 100%। तो 382 का ये नंबर कैसे साथ देगा कैसे नहीं, ये हम कल बात करेंगे। ऋतु जी, आप कुछ कमेंट करना चाहती थी शायद। नहीं, मैं देखिए जैसा ये बोल रहे हैं ठीक है, 82 सीटों की बात नहीं कर रही थी। आप जो पहले पूछ रहे, आपने जो पहले अभी जिक्र किया था कि पंडित के चोले में जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे गुरुजी ने भी ये बोला कि ब्राह्मण, तो देखिए ऐसा नहीं है, कर्म, ब्राह्मण तो कर्म से निर्धारित होते हैं। अगर सिर्फ जाति से ब्राह्मण है तो फिर सारे ही ब्राह्मणों को बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, उनसे कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इंद्रियां तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि भागवत पुराण 18 पुराणों में उसका सार है श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत में भी जो कृष्ण की सर्वोच्च भक्ति दी गई है वो चैतन्य चरितामृत में दी गई है। उसमें मैं आप यहाँ पर जिक्र करूँगी, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हम कहते हैं ना कि इंद्रियां हमारी दास होती हैं, हम किसी न किसी को सर्व करते हैं। तो जब इंद्रियां अगर प्रभु से नहीं लगती हैं, जब भी विलग होती हैं, तो इस तरह की घटनाएं देश में सामने आती हैं। तो इंद्रियां तो देखिए सबकी एक जैसी, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की अलग है या पंजाबी या किसी और जाति में अलग है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण होने से ही ये निश्चित नहीं हो जाता कि आपसे कोई भी बुरे कर्म नहीं होंगे, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का है, अगर वो अपने इंद्रियों को ईश्वर में, भक्ति में लगा देता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। और किसी भी, अगर कोई महंत है, पुरोहित है, महामंडलेश्वर है, तो पहली शर्त यह है कि उनके अंदर ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए जब हम चयन करते हैं तो उस समय चयन प्रक्रिया को ही ऐसा करना चाहिए कि जहाँ महामंडलेश्वर हम किसी को भी बना दिया जाता है, तो वहाँ पर ये देखना चाहिए उस व्यक्ति में कितनी भक्ति है। जो ईश्वर की भक्ति में है, वो इंद्रियों को जब भगवान में लगा चुका होता है, तो फिर कहीं जगह नहीं बचती कोई भी और किसी भी तरह के नीचे कर्म करने की। तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाह रही थी कि सिर्फ ब्राह्मण होने से ही ऐसा सुनिश्चित एकदम नहीं ठीक होता है, आप कह रही हैं सिर्फ ब्राह्मण होने से नहीं होता या सिर्फ मंत्रोच्चारण करने से ऐसा नहीं होता। आपके कर्म क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपने क्या धर्म अपने भीतर धारण किया हुआ है, ये मायने रखता है। और इसीलिए पीएम मोदी को लेकर चर्चा इतनी ज्यादा है। और पीएम मोदी ने थोड़ी ही देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, जल्दी से दर्शकों को बता दूं। उन्होंने लिखा है, संगमों के संगम की धरती कन्याकुमारी में भारत माता के सानिध्य में मुझे साधना का जो सौभाग्य मिला, वो मेरे जीवन की एक अमूल्य पूंजी है। यही चिंतन मनन से हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए, क्योंकि एक आर्टिकल पूरा पीएम मोदी ने लिखा है, उसे शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। जब एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस आर्टिकल की बड़ी बातें, मुख्य बातें क्या पीएम मोदी के अंतर मन से निकल कर आई हैं, तप साधना को लेकर, देश को लेकर, ये आपको बताएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जिट पोल को लेकर। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं, एक एक जानकारी आप आगे भी देखेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है